हेलो स्टूडेंट्स, तो मिशन अभ्यास ग्रेविटेशन का वीडियो अपलोड कर दिया था। आई होप सबने देख लिया होगा। वेल, आपको ये वीडियो सिर्फ देखना ही नहीं है बल्कि मुझे कमेंट में बताना भी है कि आपको ये वीडियोस हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बिकॉज बहुत मेहनत लगी है इन वीडियोस को सिर्फ आपके लिए बनाने में। रात रात भर जाके देख लो डार्क सर्कल्स, उसी का नतीजा है। एंड ऑल्सो इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशंस हियर व्हिच इज गोइंग टू बी वेरी इजी, क्रिस्प एंड शॉर्ट, देन डू फॉरवर्ड इट एज मच एज पॉसिबल गाइज। सपोर्ट चाहिए तुम लोगों का। बिल्कुल उन सबको भेजो जो तुम्हारे स्कूल के फ्रेंड्स हैं, स्पेशली जो हमारे साथ यहाँ पे एडमिशन नहीं लिए हुए हैं। आर यू गेटिंग इट? इंश्योर दैट आई गेट मैक्सिमम रीच, और ये जिम्मेदारी तुम सबकी है। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ, आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। हालांकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, उसमें टीचर्स अक्सर टारगेट्स देते हैं कि भाई इतने व्यू इतने लाइक हो जाए, बट तुम्हारे लिए टारगेट मैं एकदम सिंपल रखता हूँ, अच्छे मार्क्स। आई थिंक अगर उतना भी कर लिया तो मेरे लिए बस है, ठीक है। तो बस अच्छे मार्क्स लाने के लिए ये सब कर रहा हूँ बस, और सपोर्ट करते रहो, है ना। चलो बिगिन करते हैं आज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट गाइस। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है ये एक तरीके से बड़ा टॉपिक है, बिकॉज लेंसेज और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पूरा जो है वो लाइट के ऊपर बात करता है। सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दिस चैप्टर नंबर 6। ओके, हम फिजिक्स के टॉपिक्स की यहाँ पे खाली बात कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है, अगर तुम एक दिन 2 to 2.5 आवर्स लेके बैठोगे, सारे टॉपिक का थियरी समझा दूंगा। डोंट वरी अबाउट इट, खाली बस ध्यान से सुनना लेक्चर्स को, एंड आई एम श्योर कि एक एक चीज समझ में आएगी तुमको, एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तुमको, ठीक है। फास्ट है, रिकैप है, लेकिन समझ में सब आएगा। फिर भी अगर कहीं पे कोई डाउट होगा, कुछ डिटेल में चाहिए, तो डीएम करो एंड आई विल बी अवेलेबल। ऑल्सो जैसे मैंने बोला कि मैं फ्राइडे, मतलब फ्राइडे को तुम्हारे एग्जाम वाले फ्राइडे सैटरडे संडे में, ठीक है, मैं लाइव रहने वाला हूं 4 to 7, ठीक है। ऑल्सो अगर ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स को दे तो वो भी वो लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऑन सैटरडे संडे आई विल बी अवेलेबल फॉर 1 to 1.5 आवर। टाइमिंग मैं आप लोगों को ग्रुप में डाल दूंगा कि जब मैं डाउट सॉल्विंग के लिए भी अवेलेबल रहूंगा। तो चलो शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें हम क्या क्या समझते हैं? हम बात करेंगे फिनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। देखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन काफी सारी चीजें जो हम इन डेप्थ बात करेंगे। ओके, कुछ और चीजें हैं जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके एप्लीकेशंस भी हम डिस्कस करेंगे इसी पर्टिकुलर टॉपिक में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू बिगिन विद, ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन कुछ इस तरह का डायग्राम हमें पता है, ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट भी हमने किया हुआ है, राइट। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? देखो, जब लाइट ट्रैवल करती है तो लाइट की एक प्रॉपर्टी है दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। बट अगर हम उसके पास एक उसके रास्ते में ट्रांसपेरेंट मीडियम रख लें, जैसे कि ग्लास स्लैब है, ठीक है, तो अगर इस ट्रांसपेरेंट मीडियम से हम लाइट को पास कराएं तो हम ये देखते हैं कि लाइट डेविएट्स फ्रॉम इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ। ये डॉटेड लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन पाथ होती अगर ग्लास स्लैब प्रेजेंट नहीं होता। बट बिकॉज ऑफ ग्लास स्लैब इट डेविएट्स एंड फॉलोज अ स्लाइटली डेविएटेड path, and then again when the medium is being changed, तो ग्लास टू एयर जब ये लाइट आ रही है तो फिर से वो अपना पाथ चेंज करती है। Are you getting it? So ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। ये पाथ डेविएशन हुआ, ठीक है। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर एंगल बन रहा है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड हियर इनसाइड द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। और ये अंदर का एंगल ऑफ इंसिडेंस है, व्हिच इज गोइंग टू बी सेम एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड लाइकवाइज जब ये बाहर लाइट आएगी तो ये बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, और एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है वो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर रहता है। तो आई होप ये छोटी छोटी बातें हमको समझ में आती है, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यहां पर एंगल I इज इक्वल टू एंगल E and angle R is equal to angle I1. Okay, this is very very important for you to understand. Okay, let us say what is refraction. So यही जो bending हो रही है, deviation in the path of light, that is called as refraction. Light changes its direction when going from one transparent medium to another transparent medium. This is called refraction of light. So from one transparent medium to another transparent medium. So guys, बहुत important है ये समझना कि when light is going from one transparent to another transparent medium, refraction takes place. This bending is what is called as refraction of light. I hope this is clear to you. Without any delay, let us begin with more of the concepts. Let us come to the laws of refraction. Okay, so refraction तो हमको समझ में आ गया। अभी what are the laws of refraction? So there are two laws of refraction. First, the incident ray and the refracted ray at the point of incidence are on the opposite sides of the normal, which is n, to the surface of the slab at that point, that is CD, and the three incident ray, refracted ray, and the normal are in the same plane. Secondly, for a given pair of media here, which is air and glass, students, the ratio of sin I to sin R is a constant. Here I is the angle of incidence and R is the angle of refraction. Okay, so I is the angle of incidence, जिसे मैंने पहले बताया, and R is the angle of refraction. Okay, तो ये sin component हमने थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, sin component of I to sin component of R, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताओ, चलो ये क्वेश्चन बताओ मुझे, will light travel through a glass slab with the same velocity as it travels in air? अगर तुम्हें याद होगा तो हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है कि लाइट ट्रैवल्स फास्टेस्ट इन वैक्यूम with the speed of 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकंड, और ये इसीलिए है क्योंकि जैसे जैसे मीडियम चेंज होता है वैसे वैसे वेलोसिटी भी चेंज होती है। तो अगर ब्लंट आंसर देना है विल, तो आंसर इज नो, इट विल नॉट।
Will the velocity of light be same in all the medium? Of course. अगर पहले वाले का आंसर नो है तो इसका भी आंसर नो ही होगा। इसका मतलब क्या है कि लाइट की वेलोसिटी चेंज होती है। कैसे होती है? वेल, डेंसर द मीडियम, lesser the speed of light. So as light goes from vacuum to air, there is a very slight change in its velocity. As it goes from air to liquid, velocity further decreases. Liquids to solid, depending upon the density, it keeps on going decreasing. ठीक है? Keeps on becoming lesser and lesser. Okay, I hope the laws of refraction are clear to all of you. Coming ahead, refractive index. Well, index मतलब एक नंबर जो रिफ्रैक्शन के बारे में बताए। तो refractive index is nothing but how much light is going to bend when it will pass from one medium to another transparent medium. So ये purely depend करता है हमारे पेयर के ऊपर कि कितना डिफरेंस है डेंसिटी का। देखो, जितना ज्यादा डेंसिटी में डिफरेंस होगा उतना ज्यादा स्पीड में डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा स्पीड में डिफरेंस होगा उतना ज्यादा बेंडिंग होगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दैट इज बेसिकली इट टेल्स अस हाउ मच द लाइट विल बेंड। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे ध्यान में रखने हैं। तो व्हाट आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर? फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट, इज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडिया। मीडिया मतलब पेयर की बात कर रहे हैं। मीडिया इज द प्लूरल ऑफ मीडियम। तो जैसे मैंने बोला डिफरेंट मीडिया मतलब पेयर ऑफ the two we are talking about, okay? And also for the light of different colors for the same medium. मतलब लाइट में कितने कलर होते हैं बेटा? 7 कलर, विबग्योर, ठीक है? तो हर कलर का थोड़ा सा बेंडिंग जो है वो डिफरेंट होता है, ये आगे जाके हम देखेंगे भी, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ट्रू और फॉल्स में आ सकता है कि द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडिया एंड ऑल्सो फॉर द लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स फॉर द सेम मीडियम। पक्की बात है, ये समझ में आ गया? Another point which you must remember is refractive index depends on the velocity of light. तो अगर ये क्वेश्चन आता है किस पे डिपेंड करता है, जैसे मैंने बताया ना, वेलोसिटी में कितना डिफरेंस आ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। जितना ज्यादा चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा उतना ज्यादा लाइट बेंड करेगी स्टूडेंट्स। तो ये इसलिए मैंने बोल्ड में रखा है तुम्हारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रू और फॉल्स में भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक में भी आ सकता है ना? ये ब्लैंक करके दे देंगे तो फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है, या तो फिर ट्रू और फॉल्स में आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बेटा ये। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। मतलब यहां पर अगर एक ही मीडियम है और लाइट कहां से आ रही है? वैक्यूम से इंसिडेंट है। मतलब वैक्यूम से एयर में, वैक्यूम से वाटर में, वैक्यूम से ग्लास में, मतलब पहला मीडियम गायब है। Okay, so then the term we write to express is absolute refractive index. तो refractive index और absolute refractive index में फर्क क्या है? refractive index होता है दो मीडियम का, है ना? एयर ग्लास, ग्लास वाटर, एयर वाटर, ऐसे। लेकिन अगर वैक्यूम से एयर, वैक्यूम से वाटर, तो फिर हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम। थोड़ा पढ़ना भी सीखते हैं इसको, कैसे आगे देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कुछ मटेरियल के, यहाँ पे मैंने टेबल कॉपी किया हुआ है तुम्हारी टेक्स्ट बुक में जो है, ये टेबल हमें याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, एयर इंपॉर्टेंट है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, ठीक है? बिकॉज स्पीड हार्डली कुछ चेंज होती है वैक्यूम से। और सबसे ज्यादा होता है बेटा डायमंड में, डायमंड में है 2.42, ठीक है? डायमंड में कितना बेटा? 2.42। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों वैल्यूज। और भी ऐसे क्राउन ग्लास का हमको याद होना चाहिए, ठीक है? वी शुड रिमेंबर फॉर क्राउन ग्लास, ये वाला वैल्यू हमको याद होना चाहिए, जस्ट फॉर अवर जनरल इंफॉर्मेशन। वाटर का हमको याद होना चाहिए 1.33 होता है। ये सब कुछ बेसिक वैल्यूज हैं, हालांकि जितना टेबल याद कर लो उतना ज्यादा अच्छा है। अच्छा, अब ये जो सारी वैल्यूज है ना, लिखा तो यहाँ पे क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बट ये किसका है? एयर, आइस, वाटर, एल्कोहल। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? किसके रिस्पेक्ट में? तो ये सब हमने कैलकुलेट किया है विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। किसके रिस्पेक्ट में बेटा? ये सारी चीजें हमने किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट की है? विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो अगर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस। अगेन यहाँ पे टर्म क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? इंडाइसेस, व्हिच इज प्लूरल ऑफ इंडेक्स। भी बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ सम मीडिया। एब्सोल्यूट टर्म क्यों है? क्योंकि ये सबका हमने किसके साथ कंपेयर किया है? वैक्यूम के साथ कंपेयर किया है। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है, ठीक है? मैं सारे छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पे रिकैप कर रहा हूं। ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता कैसे है? देखो, कुछ इस तरह से है। ये रेरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ये डेंसर है तो ये रेरर है, और ये भी रेरर और डेंसर मीडियम है। तो अगर ऑब्लिकली लाइट जा रही है तो बेंडिंग होती है, नॉर्मल जाती है तो बेंडिंग नहीं होती है कि नहीं? तो देख लेते हैं। व्हेन अ लाइट रे पासेस फ्रॉम अ रेरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, ओके, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है? इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। Then when a light ray passes from a denser medium to a rarer medium, it bends away from the normal. And when a light ray is incident normally at the boundary between the two media, it does not change its direction and hence does not get refracted. अब यहां पे ये बोल देना कि refracted, यहां पे refracted का मतलब सिर्फ किससे है बेटा? बेंडिंग से है, ठीक है? सो इट डज नॉट गेट रिफ्रैक्ट। हम प्रॉपर बुक फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? जैसे आगे बढ़ोगे हायर साइंस में जाओगे और क्लैरिटी मिलेगी इन सब टर्म्स के ऊपर, ठीक है? तो फिलहाल हमारी बुक में जो इन्फॉर्मेशन है उसको
बाइबल मान के चल रहे हैं, ठीक है। सो व्हेन लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली एट द बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया, इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन एंड हेंस डज नॉट गेट रिफ्रैक्टेड, व्हिच इज दिस केस हियर। ओके, सो ये कुछ एक बड़ा पिक्चर है, यहां पे समझ में आ रहा है। अब यहां पर वेलोसिटी ने क्या मान ली है, एयर में v1 और ग्लास में मान लो कितनी मान ली है, v2, ठीक है। एयर में कितनी है v1 और ग्लास में कितनी है v2। तो ये कितना वेलोसिटी में चेंज है उस पर डिपेंड करेगा ये कितना बेंड हो रहा है, और जितना बेंड होगा उतना बड़ा इसका नंबर होगा। 1 का मतलब है नो बेंडिंग, 1 का मतलब है नो बेंडिंग, समझ में आ रही बात। 1 का मतलब है नो बेंडिंग। अब जितना बड़ा ये इंडेक्स का नंबर होगा मतलब उतना ज्यादा बेंड हो रही है लाइट उस एक मीडियम से उस दूसरे एक मीडियम में जाते समय। आर यू गेटिंग इट? सो अगर हमें बात करनी है व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसको कैसे पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, है ना। लाइट पहले से दूसरे मीडियम में जा रही है 1 से 2 में, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड जिसमें लाइट जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और अगर ये यहां पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, गायब है, ब्लैंक है, ऐसे लिखा हुआ है, सिर्फ ऐसे लिख दिया है n और m, तो मतलब ये तो एक अननोन मीडियम हो गया और यहां पर ये खाली है, इसका मतलब ये वैक्यूम है बेटा। क्या है ये, वैक्यूम है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मीडियम। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ second medium with respect to first is given as velocity of light in the first medium, which is given as v1 upon velocity of light in the second medium, which is v2. So v1 upon v2, जिस मीडियम से लाइट आ रही है पहले मीडियम की वेलोसिटी न्यूमरेटर में डालो, दूसरे मीडियम की वेलोसिटी डिनोमिनेटर में डालो। सो अगर एयर से ग्लास में आ रही है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, अगर ग्लास से वाटर में जा रही है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, अगर ग्लास से एयर में जा रही है तो वेलोसिटी ऑफ ग्लास अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। इस तरह से करना है। तो फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम आइडेंटिफाई करना हमको आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट let us see this. Okay, dispersion of light, refraction समझ में आ गया। अभी डिस्पर्जन क्या होता है? वेल अगर हम डिस्पर्जन की बात करें तो कुछ इस तरह से होता है, जहां पे अगर हम व्हाइट लाइट एक ग्लास प्रिज्म, ठीक है, जो एक ट्रायंगल के आकार का यहां पे दिख रहा है क्योंकि उसका एक आउटलाइन दिख रहा है, ठीक है, तो ग्लास प्रिज्म से जब हम व्हाइट लाइट को पास कराते हैं तो व्हाइट लाइट गेट्स स्प्लिट into its component colors, जो मैंने पहले बताए कौन से हैं, 7 कलर्स विबग्योर। और देख लो सबका अपना अपना बेंडिंग है। अभी याद आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट कलर्स इज डिफरेंट फॉर द सेम मीडियम। सेम मीडियम में भी अलग अलग कलर का बेंडिंग का रेट अलग अलग होता है, थोड़ा सा फर्क होगा लेकिन होगा जरूर, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रू और फॉल्स में आ सकता है कि क्या हर कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है फॉर अ गिवन मीडियम? नो, फॉर डिफरेंट कलर्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द सेम मीडियम इज डिफरेंट। ये बहुत की पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, रिकैप चल रहा है, ध्यान रखना। चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, चैप्टर तो पढ़ा चुका हूं, फिर भी कुछ जानना हो तो डीएम करो, व्हाट्सएप करो, ठीक है, एंड आई विल एक्सप्लेन दैट इन डिटेल, आई ट्राई माय बेस्ट। बट फिलहाल रिकैप चल रहा है, छोटे छोटे की पॉइंट्स के ऊपर हम ज्यादा बात करेंगे। तो डिस्पर्जन का फिनोमेनन समझ में आया, क्या होता है डिस्पर्जन? द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स व्हाइल पासिंग थ्रू अ मीडियम इज कॉल्ड एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे। पॉइंट नंबर 1 किसने फाइंड किया था? हमारे प्यारे सर आइजैक न्यूटन ने, ठीक है। वाज द फर्स्ट पर्सन टू यूज अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन स्पेक्ट्रम ऑफ सन। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म डिफरेंट कलर्स बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स, जो मैंने अभी बताया, इसका मतलब अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Among the 7 colors, red bends the least and violet bends the most. Very, very important point to remember again. Which color in dispersion bends the most? It is violet. Which color bends the least? It is red. Why? Because red का wavelength ज्यादा है, violet का wavelength सबसे कम है। तो बेंडिंग सबसे ज्यादा किसमें है? violet में, और सबसे कम किसमें है? red में। आई होप तुम लोग ध्यान से सुन रहे हो लेक्चर और समझ में भी आ रहा है। हाँ, ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद नहीं थे तो अब इन पॉइंट्स को नोट कर लो, नोट करने के बाद अच्छे से याद करो। क्रिस्प मैनर में ये सारे लेक्चर्स बन रहे हैं, कभी भी गो थ्रू कर सकते हो। हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स एट द मोस्ट हर टॉपिक का ड्यूरेशन रहने वाला है सिर्फ तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो डिस्पर्जन समझ में आ गया हमको, वेरी नाइस। तो डिस्पर्जन भी आ गया। डिस्पर्जन के बाद एक और चीज आती है व्हिच इज कॉल्ड एज पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये पार्शियल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है क्या? ये रिफ्लेक्शन की तरह ही है, मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, जो हमने 9th में पढ़ा है, ठीक है। लेकिन पार्शियल और टोटल इंटरनल क्यों बोलते हैं वो समझते हैं थोड़ा सा। ये डायग्राम मैं तुम्हारी बुक से यहां पे लिया हुआ है, मैंने सेम बुक का ही फ्लो रखा है ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। पेज बाय पेज तुम पलट के देख सकते हो लेक्चर के साथ साथ, एकदम एक एक चीज मैंने वहीं से ली हुई है, ठीक है। बस सपोर्ट करते रहना, शेयर करते रहना, लाइक कर देना चैनल को, नहीं किया है तो सपोर्ट बहुत ज्यादा चाहिए। जूनियर्स को भेजना, अगले साल उनके काम आएगा, ठीक है। जितना ज्यादा हो यार, ठीक है, बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, उतना शेयर करो, ठीक है। बस तुम लोग का सपोर्ट चाहिए, तुम लोग के लिए कर रहा हूं। ये डायग्राम लिया हुआ है, तो ये मीडियम 1 है, एयर, वाटर है मीडियम 2,
ठीक है। अब whenever the light will go from denser to rarer medium, it will go away। हमने वो 3 केसेस पढ़े, ठीक है। तो यहां पर डेंसर से रेरर मीडियम में जब लाइट जा रही है तो अगर नॉर्मल जाएगी तो कोई भी बेंडिंग नहीं होगी, लेकिन अगर एक ऑब्लिकली जाती है तो एक सर्टेन आई के लिए एक सर्टेन आर मिलेगा। जैसे जैसे हम ये इंसिडेंट एंगल बढ़ाएंगे, दूर लेके जाएंगे, तो उसके हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? अरे बिकॉज साइन आई अपॉन साइन आर फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज कांस्टेंट। अच्छा, इसको ना स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ध्यान रखना ये बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज गिवन एज v1 by v2 एंड इज आल्सो गिवन एज sin i अपॉन sin r। इसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं, सेकंड लॉ, ठीक है। तो जैसे जैसे i बढ़ेगा r भी बढ़ेगा। अब करते करते एक ऐसा एंगल आ जाता है जिसको मैंने यहां पे क्या लिखा है, IC। इस IC के लिए हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इट बिकम्स 90 डिग्री, ठीक है। तो ये IC का मतलब होता है क्रिटिकल एंगल, ठीक है। सच एन एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड एज अ क्रिटिकल एंगल। कैसे फाइंड करते हैं अभी आगे बताता हूं, ठीक है। तो 90 डिग्री आ गया। अच्छा, अब देखो, अब पंगा है। अभी तक तो ठीक था, यहां पर तो लाइट ग्रेज कर रही है सरफेस को, द लाइट इज ग्रेजिंग द सरफेस। अब अगर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बढ़ा दिया, मतलब इफ माय एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो ये एंगल और बढ़ेगा। इसका मतलब अब लाइट बाहर जाएगी नहीं और पूरी की पूरी लाइट अंदर की तरफ आ जाएगी। एंड हियर यू सी द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। हियर दीज टू एंगल्स विल बी सेम, इट विल ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली इन सब में क्या हो रहा था, थोड़ी थोड़ी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी, ये पार्शियल रिफ्लेक्शन था, ठीक है, ये पार्शियल था। बट यहां पर ये क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो पार्शियल रिफ्लेक्शन कॉमन है, हम उसे बार बार कंसिडर नहीं करते, क्योंकि भाई देखो रिफ्लेक्शन इज अ यूनिवर्सल फिनोमेनन, ठीक है। रिफ्लेक्शन तो हर चीज में हो रहा है, तभी वो चीज दिख रही है। तो मान लो हम पानी के सरफेस पूल के साइड में खड़े हैं, तो पानी का सरफेस दिख रहा है, रिफ्रैक्शन है, लेकिन पानी भी तो दिख रहा है, वो रिफ्लेक्शन की वजह से वो पार्शियल रिफ्लेक्शन है। ग्लास का दरवाजा है, तो ग्लास के दरवाजे के उस पार भी दिख रहा है, रिफ्रैक्शन है, लेकिन ग्लास है, वो पार्शियल रिफ्लेक्शन है। बहुत क्लीन ग्लास होगा, लगेगा ही नहीं ग्लास है, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा होगा, हम जाके टकरा जाएंगे। कभी कभी हुआ भी होगा ऐसा किसी किसी के साथ, ठीक है। तो पार्शियल रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ में आया। When does total internal reflection take place? अगर कोई ये पूछे तो there are two things. Number one, the light must be traveling from denser to rarer medium. It will never happen the other way. पहला कंडीशन क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, TIR बोलते हैं इसको। कब होगा? When light is going to pass from denser to rarer medium. और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? दूसरा कंडीशन होना चाहिए बच्चों, the angle of incidence must be greater than the critical angle, तो ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, इट इज गेजिंग द सरफेस, ठीक है। अच्छा, अगर हमें फाइंड भी करना होगा ना, ठीक है, वो भी हम कर सकते हैं कि व्हाट इज योर क्रिटिकल एंगल, ठीक है। देखते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन समझ में आया सबको, जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं, नोट्स भी देना साथ साथ में। When light enters a rarer medium from a denser medium, it gets partially reflected. That is, the part of light gets reflected and comes back into the denser medium as per the laws of reflection. This is called partial reflection, and the rest of the light will get refracted and goes into the rarer medium. और because यहाँ पे partially बात करें तो denser to rarer ही जा रही है, तो it goes to the rarer medium. Critical angle IC बोलते हैं. What is such an angle of incidence for which the value of angle of reflection is 90 degree is called critical angle and is denoted by IC, my dear students. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो खतरनाक है, कुछ खतरनाक नहीं सर, आपने समझा दिया, हमको समझ में आ गया, एकदम एग्जाम जो है फिजिक्स का फोड़ देंगे, साइंस 1 में सबसे टॉप करेंगे, बराबर है। फिजिक्स में मार्क्स नहीं जाना चाहिए स्टूडेंट्स, मेरी नाक बचा के रखना। और फिर से बोल रहा हूं, वीडियो को शेयर कर देना, अगर अभी तक नहीं किया नालायक को तो शेयर कर दो अभी का भी, ठीक है। मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा तो ही करना, ठीक है। ओके, सो इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लार्जर देन द क्रिटिकल एंगल, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लार्जर देन द 90 डिग्री, सच रेज रिटर्न्स टू द डेंसर मीडियम एंड ऑल द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए रूल नंबर 1, लाइट हैज टू गो फ्रॉम डेंसर टू रेरर। शाबाश, समझ में आ गया। एंड सेकंड इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। वेरी नाइस, ठीक है। ओके, अब अगर हमें डिटरमाइन करना है ना वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल एंगल, तो कैसे कर सकते हैं? देखो ध्यान से समझो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, sin i upon sin r, स्नेल्स लॉ अभी बताया पहले। तो फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन i क्या हो जाएगा? IC है ना, क्रिटिकल एंगल के लिए r क्या हो जाएगा? 90, मतलब sin IC अपॉन sin 90, और sin 90 क्या होता है? 1। तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ही जो वैल्यू है वो कैसे आएगी? sin IC से आएगी, ठीक है। तो कभी भी अगर हमको IC कैलकुलेट करना है तो हम फॉर्मूला यहां पे क्या यूज कर लेते हैं टू कैलकुलेट IC? IC इज इक्वल टू
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। ये कैसे करते हैं बेटा, ये आगे आएगा, ये फिलहाल तो फॉर्मूला खाली याद रखना है, तो वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 10th में इसको ज्यादा पूछते नहीं है बिकॉज ये इनवर्स फंक्शंस में आ जाता है। मैं उस गली नहीं जाऊंगा, सॉरी अगर मैंने बोल दिया हो कुछ, इनवर्स वगैरह भूल जाओ, बोर्ड के ऊपर फोकस करो। बस ये एक तरीका है, वो याद रखना है, ये तुम्हारी बुक से ही लिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब बस याद रख के जाना है ताकि अगर कुछ आ जाए तो ऐसा लगा अरे ये क्या आ गया, ये तो सर ने बताया ही नहीं था कभी, ये तो हमने देखा ही नहीं, बुक तो खोली नहीं थी पूरा साल, ऐसा सब फीलिंग नहीं आना चाहिए ना भाई। तो वन शॉट तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। अच्छा आगे की बात करते हैं, हमें क्या क्या समझ में आ गया? रिफ्रैक्शन समझ में आ गया, क्रिटिकल एंगल समझ में आ गया, पार्शियल रिफ्लेक्शन समझ में आ गया, डिस्पर्जन समझ में आ गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ में आ गया। अब इन सबको ना यूज करते हैं, ठीक है। अगर सबको यूज करेंगे तो क्या है भाई, इफेक्ट क्या है उनका? तो यहां पे कुछ तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के ऊपर केसेस है, जैसे पहला ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होता है ना, अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार क्यों दिखता है, मैंने पढ़ाया हुआ तुम लोग क्लास में। भाई स्टार क्या है, एक पॉइंट सोर्स है, जब लाइट आ रही है तो एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, एटमॉस्फेयर चेंज होता रहता है, चेंज होने की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलता है, बदलने की वजह से उसका जो पोजीशन है वो थोड़ा सा आगे पीछे होता है। दैट इज व्हाई इट अपीयर्स दैट स्टार्स आर ट्विंकलिंग। स्टार्स आर नॉट ट्विंकलिंग, दे आर कंटिन्यूअसली एमिटिंग द लाइट। एंड प्लैनेट्स में ऐसा नहीं होता, क्यों? प्लैनेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, तो कोई भी कलेक्शन में से इधर उधर पॉइंट आगे पीछे होगा तो भी प्लैनेट अपने को वैसा का वैसा ही दिखेगा, वो ट्विंकल नहीं करेगा, ठीक है। तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, नॉट द प्लैनेट, ओके। रीजन इज स्टार इज अ पॉइंट सोर्स, बुक में शॉर्ट नोट दिया हुआ है, आंसर में अच्छे से पढ़ के जाना। ये इफेक्ट है। दूसरा क्या है भाई, अपेरेंट पोजीशन की वजह से यहां पे क्या होता है, अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट, अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। तो होराइजन के नीचे है लेकिन लाइट आई और बेंड कर गई, तो यहां पे खड़े हुए आदमी को लगेगा कि अरे सन यहां है। व्हाई? बिकॉज वी आवर माइंड टेल्स द लाइट इज कमिंग फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन। ये प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना। तो यहां पे खड़े हुए आदमी को लगता है अरे सन यहां पर है, बट क्या सन यहां पर है? नहीं, अभी तो होराइजन के नीचे है, मतलब सनराइज हुआ है क्या? नहीं, सनराइज के पहले अपने को सन दिखने लगा। इसी तरह से जब सन सेट होता है तो नीचे चला गया है, सेट हो चुका है, होराइजन के नीचे आ गया है, लेकिन इसी बेंडिंग की वजह से हमें लगता है अरे सन अभी भी ऊपर है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। अगेन बुक में इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिराज, ठीक है। अगेन यहां पर ये जो फिनोमिनन है, ये जो रिफ्लेक्शन का, दैट इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। बहुत अच्छे से करके जाना बेटा, मिराज बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इसमें शॉर्ट नोट है, ठीक है। अगर मैं जल्दी जल्दी बता दूं तो ये हॉट सरफेस होने की वजह से यहां का हॉट एयर हो जाता है, यहां का कोल्ड एयर हो जाता है, ठीक है। कोल्ड एयर मतलब मॉलिक्यूल्स पास में, हॉट एयर मतलब मॉलिक्यूल्स दूर है, तो ये जो है वो रेयर मीडियम हो जाता है और ये जो है वो डेंसर मीडियम हो जाता है। तो लाइट जब आ रही है तो बेटा कैसे आ रही है, इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। डेंसर टू रेयर आते 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 एक पॉइंट ऐसा आता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाता है मोर देन क्रिटिकल एंगल, और ये लाइट फिर नीचे नहीं आती है, ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है और देखने वाले को इमेज लगेगा लाइट स्ट्रेट लाइन से आ रही है, तो हमको इसका इमेज दिखने लगता है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज मिराज, ठीक है। मिराज पे भी अगर डिटेल लेक्चर चाहिए तो प्लीज बता देना, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव इट टू यू, ओके। बट इंपॉर्टेंट है, मिराज इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट के लिए। नाउ एक और होता है रेनबो फॉर्मेशन, ये बड़ा खतरनाक सा चीज है। व्हाई इट इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स। रेनबो अपने को ऐसे आते जाते कभी भी नहीं दिखता है ना, मिराज फिर भी दिखेगा, ठीक है, लॉन्ग हाईवेज वगैरह में भी दिखता है, पर रेनबो बड़ा रेयर होता है। क्यों? क्योंकि दिस इज बेसिकली अ फिनोमिनन व्हिच इज ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मल्टीपल इफेक्ट्स, ठीक है। अगर हम रेनबो फॉर्मेशन की बात करें, रेनबो इज अ ब्यूटीफुल नेचुरल फिनोमिनन एंड इट अकर्स ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल। तीनों सटीक बैठने चाहिए, तीनों फिट होने चाहिए एक ही साथ प्रॉपर कंडीशंस में, तब जाके रेनबो फॉर्मेशन दिखता है। सो इट इज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्जन, refraction and total internal reflection, ठीक है। It can be seen mainly after the rainfall. Here the small droplets of water act as a small prisms due to which it disperses the light. When the light rays from the sun enter these droplets, it gets refracted and dispersed. Then there is a internal reflection. चलो फोटो दिखा देता हूं, यहां पे ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो लाइट ऐसे गई, डिस्पर्स हुई, डिस्पर्स होने के बाद जब यहां पे लाइट आती है तो here the angle of incidence should be more than the critical angle, so it gets internally reflected, ठीक है। So then there is an internal reflection. After that, once again the light will get refracted while coming out of the droplet. All these three processes together produce rainbow. इन तीनों में से कुछ भी मिसिंग है तो रेनबो नहीं बनेगा, इसीलिए काफी रेयर है। और ये मैंने यहां पे डिटेल में इसलिए लिखा है क्योंकि अगर मिराज इंपॉर्टेंट है तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेनबो फॉर्मेशन। ओके, सो आई होप तुम्हें ये सारी बातें समझ में आई। फटाफट हमने टॉपिक कर लिया, तो आई होप तुम इस टॉपिक को फिर से सुनोगे। न्यूमेरिकल्स मैं लाइव में कराऊंगा सारे टॉपिक से, डोंट वरी अबाउट इट। थैंक यू गाइस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम ऑन द 10th of March। टेक केयर, दिस इज अमन साइनिंग ऑफ, सी यू सून। शेयर करना मत भूलना।